Good morning everybody. Welcome to online class of Python. We are studying recursion. In the previous lecture, we have completed this topic, that is introduction, and after introduction we have completed program of sum of n numbers, and also program of factorial we have done. So now in this lecture we are going to study about how we will calculate the power of the power, that is a to the power b, and today in this lecture we are also going to see Fibonacci series and binary search. Okay, so let's start. I will have to go on next slide. Actually this is the complete slide of this chapter, and this will be available on डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो फ्रॉम करंट स्लाइड ये हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो द क्वेश्चन इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर, दैट इज a to the power b. अब इस प्रोग्राम को हमने दोनों टेक्निक से किया है. ये जो लेफ्ट साइड में आपको विजिबल हो रहा है इस समय, दिस इज डन बाय रिकर्सिव फंक्शन. तो इसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ किया है. हम इसका फटाफट से डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे. डेफिनेशन वाले पार्ट में हमने क्या देख रहे हैं, हम डिफाइन किया हमने एक पावर फंक्शन. पावर फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट लिए, a एंड b. इफ b इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0 यानी कि b यानी कि जो पावर है अगर वो 0 होगा तो रिटर्न करेगा ये फंक्शन 1. और वैसे भी यू ऑल नो फुली वेल दैट किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है. अब एल्स में चलते हैं. एल्स में क्या लिखा है, लिखा है रिटर्न a इंटू पावर a कॉमा b माइनस 1. अब यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर लिया. नाउ सी, a तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है. अगर किसी नंबर की हमें कोई पावर निकालनी होती है, सपोज ये 2 टू दी पावर 4 है, तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 से ही. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न में हम लिख रहे हैं a. तो एक वैल्यू तो हमने यहाँ पे खुद से रख ली है. मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर a कॉमा b माइनस 1. अब यहाँ से हम वापस पावर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो a तो वही रहेगा नंबर. b माइनस 1 क्यों लिखा, b माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि a को ऑलरेडी हम एक बार बाहर ले चुके हैं और मल्टीप्लाई कर चुके हैं. तो ये फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल होगा जब तक कि रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिल जाता है, ठीक है. नाउ सी द सेम वर्किंग बाय यूजिंग इटरेटिव कोड. अब यहाँ से आपको डिफरेंसेस भी पता चलेंगे कि रिकर्सन में और इटरेटिव कोड में डिफरेंसेस होते हैं तो क्या होते हैं, ठीक है. यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर फंक्शन हमने यहाँ पे ही बनाया है. पैरामीटर में a कॉमा b पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोड थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है आपको. यहाँ हमने सबसे पहले लिया है रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है. रिजल्ट इक्वल टू 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने रिजल्ट में इनिशियली 1 को इंसर्ट कर दिया है. क्योंकि कुछ भी कोई भी वैल्यू आए या ना आए, किसी भी नंबर की जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है. बाकी इफ़ b इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, ये सेम कोड है. अब देखो एल्स में क्या लिखा हुआ है. एल्स में हम रिकर्सन में रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर रहे थे और इटरेटिव कोड में हमने एल्स में फॉर लूप का यूज़ किया है. कैसे किया है, नॉर्मली जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं. तो इसमें क्या किया हमने, फॉर आई इन रेंज b, यानी कि आई, ये जो फॉर लूप है ये आई की वैल्यू, ये जो फॉर लूप है ये
रेंज, कंप्लीट रेंज तक एग्जीक्यूट होगा, और कंप्लीट रेंज तक एग्जीक्यूट होकर सारी वैल्यूज़ बी में जितनी भी वैल्यू होगी उन सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट होगा, और रिज़ल्ट में ए से मल्टीप्लाई करके उसको अगेन एंड अगेन रिज़ल्ट में स्टोर करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RES रिज़ल्ट वाला एक ही वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल में वैल्यूज़ हमारी अगेन एंड अगेन अपडेट होके स्टोर होती जाएंगी, और लास्ट में एट लास्ट जब एल्स कंप्लीट हो जाएगा, एल्स में जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब ये रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया जाएगा, और रिटर्न करने के बाद हमारे मेन प्रोग्राम में ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड तो यहाँ पे इटरेटिव कोड में जो रेड कलर से आपको कोड दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट वाला एक ही वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल में अगेन एंड अगेन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ज़रा रिकर्सिव टेक्निक में जो रेड कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ रिकर्सिव फंक्शन जो लिखा हुआ है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न ए इज इक्वल टू रिटर्न ए इंटू पावर फंक्शन का यूज़ है। यहाँ पे क्या करेगा सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम a इंटू पावर a कॉमा b माइनस 1 इस लाइन को रिकर्सिवली यानी कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही होगी उस वैल्यू को ये सिस्टम अपनी स्टैक में होल्ड करके रखेगा। तो इससे प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो सकती है जब हमारा कोड लेंथी होता है। अब हम देखते हैं कि रिकर्सन और इटरेशन के दोनों टेक्निक्स में डिफरेंसेस क्या हैं। सी डिफरेंस बिटवीन रिकर्सन एंड इटरेशन। सबसे पहले रिकर्सन की बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे हम। रिकर्सन यूजेस सिलेक्शन स्ट्रक्चर, हाँ सिलेक्शन के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ये। Infinite recursion occurs if the recursion step does not reduce the problem in a manner that covers on some condition, यानी कि base case, and infinite recursion can crush the system। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने बेस केस को ठीक से मेंशन नहीं किया है तो ये इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाता है, और इनफाइनाइट रिकर्सन कैन क्रैश द सिस्टम, प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो अगेन एंड अगेन कोड वही एग्जीक्यूट होता रहेगा। अच्छा, रिकर्सन टर्मिनेट्स व्हेन अ बेस केस इज रिकॉग्नाइज्ड। यस, आपको बता चुके हैं कि जब बेस केस रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तब ये रिकर्सन हॉल्ट हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। रिकर्सन इज यूजुअली स्लोअर देन इटरेशन ड्यू टू ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द स्टैक। ये बात मैंने अभी बोली भी थी। रिकर्सन में क्या होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन में हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन सिस्टम मेमोरी की स्टैक में स्टोर करके रखता है, और मेमोरी की स्टैक में स्टोर करके रखता है तो इससे क्या होता है, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। नेक्स्ट इज रिकर्सन यूजेस मोर मेमोरी देन इटरेशन। यस, ये ज़्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि जब हम रिकर्सन पे वर्क करते हैं तो रिकर्सन में अगर किसी वेरिएबल में हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं रिकर्सिव केस में, तो वहाँ पे जितनी बार भी रिकर्सन वाला फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कि वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम रिटर्न करवाते हैं किसी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में तो हर बार वो वेरिएबल अलग होता है। ठीक है, और ऐसा जब होता है तो मेमोरी ज़्यादा ऑक्युपाई होती है इन कंपैरिजन विद इटरेशन, क्योंकि इटरेशन में केवल एक ही वेरिएबल जो फॉर लूप में होता है वही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रिकर्सन मेक्स द कोड स्मॉलर। यस, रिकर्सन के थ्रू कोड स्मॉल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इटरेशन। इटरेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इटरेशन यूजेस रिपीटिशन स्ट्रक्चर। हाँ, रिपीटिशन स्ट्रक्चर ही होता है इसमें। हम मोस्टली फॉर लूप का यूज़ करते हैं, वाइल डू वाइल भी यूज़ किए जाते हैं। एंड इनफाइनाइट लूप अकर्स। इनफाइनाइट लूप यहाँ पे भी अकर होता है अगर इफ़ द लूप कंडीशन टेस्ट नेवर बिकम्स फॉल्स। अगर जो हमने लूप लिया है उसमें
कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स नहीं होता है तो भी इनफाइनाइटली वो लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। तो वो भी सिस्टम क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दैट्स वाई स्टार्टिंग में बताया गया था आपको कि कोड को वाइसली हमें नोट टाइप करना चाहिए। नेक्स्ट इज एन इटरेशन टर्मिनेट्स व्हेन द लूप कंडीशन फॉल्स। यस, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लूप तभी टर्मिनेट होता है जब कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इटरेशन डज नॉट यूज स्टैक, सो इट इज़ फास्टर देन रिकर्सन। ये अभी आपको एक्सप्लेन किया रिकर्सन में। अब इटरेशन में देखिए, इटरेशन में क्या होता है, पहले तो ये लाइन देखते हैं, एन इटरेशन डज नॉट यूज द स्टैक, कोई स्टैक यूज नहीं करता है, इट इज़ फास्टर देन रिकर्सन, और रिकर्सन से फास्टर है। क्यों है रीज़न, फिर से वही बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी कंडीशनल लूप का यूज़ करते हैं और उसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि फॉर लूप में हम आई लेते हैं मोस्टली, तो आई जो वेरिएबल है उसके लिए ही सपोज कीजिए उसका कैलकुलेट करने के बाद अभी जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में हम जो a टू द पावर b कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें एक res रिज़ल्ट फंक्शन था। तो वो रिज़ल्ट के नेम से जो वेरिएबल है वो सेम रहता है, वो उसी वेरिएबल में हम न्यू वैल्यूज़ स्टोर करते जाते हैं, ठीक है, नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं। जबकि रिकर्सन में ऑटोमेटिकली वो हर बार न्यू वेरिएबल्स ही होते हैं। ओके, एंड इटरेशन कंज्यूम्स लेस मेमोरी, और यही रीज़न है कि इटरेशन जो है वो लेस मेमोरी यूटिलाइज करता है। इटरेशन मेक्स द कोड लॉन्गर, हाँ इटरेशन में कोड लॉन्ग हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रामर के बहुत ज़्यादा लेंथी कोड है कि शॉर्ट कोड है। नेक्स्ट टॉपिक इज program using a recursive function to print Fibonacci series up to nth term। सबसे पहले अब बात आती है कि Fibonacci series क्या होती है। तो पहले we will talk about Fibonacci series। So this is the Fibonacci sequence। Fibonacci sequence बोलिए या series बोलिए एक ही बात है। The Fibonacci sequence is the series of numbers। ये actually नंबर्स की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में सीक्वेंशली कुछ दो छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनके बेस पे ये सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है। कौन से रूल्स होते हैं? द नेक्स्ट नंबर इज फाउंड बाय एडिंग अप द टू नंबर्स बिफोर इट। मेन रूल यही है कि इसमें नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो नंबर प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्टार्ट कैसे होती है। पॉइंट नंबर 1, द टू इज़ फाउंड बाय एडिंग द टू नंबर्स बिफोर इट 1 + 1, ठीक है। और 3 इज़ फाउंड, चलो उसको छोड़ देते हैं, इसमें जो लिखा है अब जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी बात होगी फिबोनाची सीरीज़ की तो फर्स्ट टर्म होगी उसकी 0 और सेकंड टर्म होगी उसकी 1। अब आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो हम एडिशन करके क्रिएट करते जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म 0 होगी, सेकंड टर्म 1 होगी, ये होना ही होना है, ठीक है। तो अब 0 + 1 को हमने कैलकुलेट किया तो 1 आएगा, तो देखो थर्ड टर्म 1 है। अब सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करो, यानी कि 1 + 1 को ऐड करो, 2 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 2 हो गई। अब 2 + 1 इन दोनों को ऐड करो, 2 and 1 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, दैट इज़ 3 and on so on। तो ये जो सीक्वेंस है ये फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। अब क्या है, अब हम बात करते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ का कोड क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके। सो दिस इज़ ऑन स्क्रीन द प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग फिबोनाची सीरीज बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन।
फर्स्ट वाली कोड में देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, तो हमने एक फंक्शन लिया है FIB, उसमें n पास कर रहे हैं। ये जो n है ये हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 0, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास आ गई, रिटर्न 0। एलिफ n इज इक्वल टू 2, अब अगर यूज़र ने n की वैल्यू 2 मेंशन की है तो हम रिटर्न कर रहे हैं 1, क्योंकि सेकंड नंबर पे फिबोनाची सीक्वेंस में सेकंड टर्म क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास इस तरह से फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, सेकंड टर्म भी आ जाएगी। अब रिकर्सिव फंक्शन का जो हम यूज़ कर रहे हैं मेनली, वो हम कर रहे हैं एल्स वाले स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है रिटर्न FIB n-1 प्लस FIB n-2। ये क्या है, ये एक्चुअली दो फंक्शंस हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये प्रीवियस 2 टर्म्स हैं। यानी कि फिबोनाची n-1 एक टर्म है। सपोज कर लो कि यूज़र ने n=3 इनपुट किया, तो अगर n=3 इनपुट किया यानी कि अप टू 3 टर्म्स वो फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट वाली जो टर्म है वो तो 0 हो गई, सेकंड वाली टर्म जो है वो 1 हो गई, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। इफ़ और एलिफ में हमने ये मेंशन भी कर दिया, रिटर्न 0 रिटर्न 1 करके। अब जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म इज़ द एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकंड आएगा, तो वो FIB n-1 हमने लिख दिया। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो वही हमने FIB यानी कि फिबोनाची वाला फंक्शन n-2 लिख दिया। तो ये तो हुआ लॉजिक, ठीक है, इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का। लेकिन इस प्रोग्राम में लॉजिक सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन में ही नहीं लगेगा जहाँ पे रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में लॉजिक मेन में भी लगेगा, जहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, प्रिंट करवाने के लिए। देखो भाई, ये फिबोनाची सीरीज है, इसमें हमें कुछ टर्म का डायरेक्ट एडिशन नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नंबर्स के सीक्वेंसेस को प्रिंट करना है, जिसमें स्पेस भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन देखो, अब n= इनपुट एंटर लास्ट टर्म रिक्वायर्ड, यानी कि लास्ट टर्म जो भी है, तो यहाँ से हम nth टर्म ले रहे हैं यूज़र से, फॉर i इन रेंज। अब ये यहाँ पे हमने फॉर लूप एग्जीक्यूट किया। इस फॉर लूप के थ्रू ये फॉर लूप हमारा चलेगा 1 से लेके n तक, ठीक है। फॉर लूप n-1 तक चलता है, लेकिन सिंस हमने n+1 कर रखा है पैरामीटर में, तो अब ये लूप चलेगा 1 से लेके n तक। तो अब यूज़र ने जितनी भी नंबर प्रिंट करने चाहेंगे, सपोज वो nth टर्म तक प्रिंट करना चाहता है, तो ये जो फॉर लूप है ये nth टर्म तक ही उसे प्रिंट करेगा। क्लियर है, ओके। नाउ प्रिंट FIB I, यानी कि फिबोनाची सीरीज में को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट मेन प्रोग्राम और फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से वर्क करेगी ये हम आगे देखते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। Now see, on the right side there is a code of Fibonacci series, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। अब यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है हमने, मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगा और मेन प्रोग्राम की भी लाइन नंबर 9 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 9 सबसे पहले प्रिंट होगी और ये यूज़र से इनपुट मांगा जाएगा, यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। यूज़र इनपुट देगा, उसके बाद फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो नाउ कंसीडर द थिंग्स व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से। ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप सबसे पहले 1 के लिए चलेगा, यानी कि i की वैल्यू जो है वो इसमें पहले 1 आएगी, फिर i की वैल्यू 2 आएगी, उसके लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर i की वैल्यू 3 आएगी, उसके लिए एग्जीक्यूट होगा, एंड ऑन सो ऑन। हमने सपोज किया है यहाँ पे कि
ये जो नंबर n है इसकी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है 5। तो अब हमारा जो ये फॉर लूप चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा 1,n+1 तक के लिए, ठीक है। तो फॉर लूप की इंटरनल वर्किंग क्या होती है? वो होती है कि इसमें जो भी रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं उस रेंज से 1 लेस टर्म तक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अब जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये क्या कहाँ तक चलेगा? 1,n+1 -1 तक, यानी कि 1,n तक अब ये एग्जीक्यूट होगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि अब ये जो लाइन नंबर 10 में फॉर लूप लिखा हुआ है, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अब लेफ्ट साइड में देखो, वी हैव रिटन इफ n इज इक्वल टू 5, अगर यूज़र ने n की वैल्यू 5 इनपुट की है तो क्या होगा? लाइन नंबर 10 के फॉर लूप में ये n पास होगा और यहाँ से अब ये जो लूप है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इन 5 टाइम्स में i की वैल्यू 1 2 3 4 5 रहेगी, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 रहती है तो लाइन नंबर 11 पे हम जाएंगे, फॉर लूप में एंटर होंगे, लाइन नंबर 11 में जाएंगे, वहाँ पे FIB यानी कि फिबोनाची i जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या पास होगा? 1 पास होगा। और जैसे ही ये 1 पास होगा तो अब ये हो जाएगा फंक्शन कॉल होगा। इट मीन्स के ये कॉल करेगा फंक्शन की डेफिनेशन को। फंक्शन की डेफिनेशन में लाइन नंबर 1 में देखिए हमारे पास 3 केसेस हैं, इफ़ केस है, एलिफ केस है और एल्स केस है। कौन सा केस यहाँ पे सेटिस्फाई होता है? n की वैल्यू 1 है इसलिए रिटर्न करेगा 0, तो ये फर्स्ट वाला केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमने रिटर्न किया 0। क्लियर? नाउ सी इफ i इज इक्वल टू 2, अब ध्यान से देखिएगा कोड, लाइन नंबर 11 में FIB 2, i की वैल्यू 2 पास होगी, उसके बाद ये फंक्शन कॉल करेगा। लाइन नंबर 1 में इंटरप्रेटर लाइन नंबर 1 में जाएगा, वहाँ पे एलिफ वाला केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें रिटर्न में मिलेगा 1। ओके, नाउ इफ i इज इक्वल टू 3, अब फॉर लूप जो है i इज इक्वल टू 3 के लिए चल रहा है। एक बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन जब हम ये i की वैल्यू 1 2 3 4 5 के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस समय ये जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 आई है अभी तक, 1 आई है, तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्टैक में होल्ड करके रखी जाएंगी ये वैल्यू, इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है और होती है रिकर्सन का यूज़ करते समय। वेल कंसीडर i इज इक्वल टू 3, तो अब i की जगह पे हमने 3 पास किया, लाइन नंबर 1 में जाएंगे। इस बार एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू हमने 3 यानी कि n इज इक्वल टू 3 पास किया है, तो इफ़ कैंसिल, एलिफ कैंसिल, एल्स पे वर्क होगा। अब जब एल्स पे वर्क होगा तो एल्स में देखो खुद अंदर FIB 2 और FIB 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 - 1 2 हो गया, तो FIB 2 हो गया, और दूसरा फिबोनाची 1 हो गया क्योंकि हमने n-2 कर दिया। अब ये दोनों फंक्शंस क्या करेंगे? ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे खुद अपने ही फंक्शन फिबोनाची फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। दोबारा से जब कॉल करेंगे तब इंटरनल वर्किंग होगी, यानी कि अब रिकर्सन शुरू हो गया, यहाँ पे रिकर्सन शुरू हो गया तो इंटरनल वर्किंग हो गई अब। और FIB 2 के लिए एलिफ वाला केस एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न आएगा 1। FIB 1 के लिए इफ़ वाला केस एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न आएगा 0। अब 1 + 0 इन दोनों को ऐड करेंगे हम, क्योंकि रिटर्न वाले फंक्शन में इन दोनों को FIB n-1 FIB n-2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो फाइनली दिस टाइम अब हमारे पास रिटर्न हुआ 1। तो अभी तक हमें 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, 0 1 1। चेक कर लीजिए कि फिबोनाची सीरीज़ इसी तरह से स्टार्ट होती है। यस, इसी तरह से स्टार्ट होती है। नाउ अब जब i की वैल्यू 4 है तो लाइन नंबर 11 में जाएगा इंटरप्रेटर, लाइन नंबर 1 में जाएगा, एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले केस में
फिबोनाची 3 और फिबोनाची 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। ये खुद से ही रिकर्सन करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो FIB3 के लिए एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा तो नंबर 3 है तो फिर ये फिर से अगेन रिकर्सन होगा। ठीक है, और वहाँ से रिटर्न आएगा 1। FIB2 के लिए एलिफ वाला केस एग्जीक्यूट होगा, वहाँ से रिटर्न आएगा 1। तो दोनों 1 + 1 ऐड करेंगे तो स्टैक में एक वैल्यू जाएगी, रिटर्न करेगा 2। ठीक है, इन द सेम वे आई की वैल्यू जब 5 होगी तब लाइन नंबर 1 पे जब कंपाइलर इंटरप्रेटर जाएगा, इन दैट केस FIB5 में एल्स केस एग्जीक्यूट होगा तो FIB4 + FIB3 के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो FIB4 एंड FIB3 हैं इनकी इंटरनल रिकर्सन कॉलिंग होगी। ठीक है, तो 4 के लिए फिर से एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर से एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऑन द होल FIB4 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 2, FIB3 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, और 2 + 1 फाइनली रिटर्न करेगा ये दिस टाइम रिकर्सन जो है सिस्टम को रिटर्न करेगा नंबर 3। अब क्या होगा? सो इन दिस वे 0 1 1 2 3 ये इतनी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 11 के थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट कम्प्लीटली कॉल हो जाएगा क्योंकि 5 टाइम्स फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। और उसके बाद लाइन नंबर 12 से हम ... प्रिंट करेंगे एंड दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर दोबारा से कीजिएगा, पेन पेपर उठाइएगा और जिस तरह से स्क्रीन पे ये एक्सप्लेनेशन टाइप किया हुआ है इसी तरह से पेन पेपर पे खुद से कीजिएगा। ठीक है, तब समझ में आएगा। नाउ राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च, लेकिन ये बाइनरी सर्च होता क्या है? ओहो, चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं और पहले सीखते हैं बाइनरी सर्च क्या होती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च टेक्निक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी गो। दिस इज popular search technique searches the given item in minimum possible comparisons। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसको यहाँ पे एरे भी बोला गया है। उस लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, उस लिस्ट में बहुत सारे नंबर होंगे जैसे 10 15 20 18 10 5, ये इस तरह से काफ़ी सारे नंबर होंगे। अब उस लिस्ट में हम उसमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर सर्च करेंगे। ठीक है, तो सर्च करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्च करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम उस लिस्ट में सारे ही इंडेक्सेस पे जाएं और चेक करें कि भाई ये इस इंडेक्स पे डिज़ायर्ड नंबर स्टोर तो नहीं है। तो एक तो ये वाली सर्च की टेक्निक होती है, सिंपल टेक्निक। ठीक है, लेकिन हम इससे वर्क नहीं करेंगे। हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है, उस पर हम उससे वर्क करेंगे जिसे हम बाइनरी सर्च टेक्निक बोलते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वेल, वो सारी बातें हम इस टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो रीड करते हैं। दिस पॉपुलर सर्च टेक्निक सर्चेज द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये मिनिमम कंपैरिजन में हमें कोई भी आइटम सर्च करके दे देती है। चलो, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। फॉर दिस द एरे से लिस्ट। अब यहाँ पे एरे वाला वर्ड आए या फिर लिस्ट वाला वर्ड आए, आप इसको लिस्ट ही समझो, आप एरे समझ कर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फॉर दिस द लिस्ट मस्ट बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो लिस्ट है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये कंप्लीट, ये नेसेसरी कंडीशन है। बाइनरी सर्च तभी होती है जब हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड होने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल यही कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में सारे का कंप्लीट सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो।
एंड द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन, और उस एरे का साइज भी पता होना चाहिए। साइज पता होना चाहिए, इसका सेंस यहाँ पे ये कि उस एरे का यानी कि उस लिस्ट की स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और लास्ट वाली इंडेक्स क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर दैट वी हैव टू सर्च एन आइटम x, जो हमें सर्च करना है, हमने मान लिया कि वो हमें x सर्च करना है। इन द गिवन सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे देखो अगेन सॉर्टेड लिस्ट ही बोला गया है, ठीक है। अनसॉर्टेड अगर होगा तो वर्क नहीं हो पाएगा, तो कोई बाइनरी सर्च वर्क नहीं करेगी। नाउ सी हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स। कंपेयर x विद द मिडिल एलिमेंट, x को कंपेयर करो मिडिल एलिमेंट से, ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। इफ x मैचेस विद मिडिल एलिमेंट वी रिटर्न द मिड इंडेक्स, तो हम अगर मिडिल एलिमेंट से मैच हो गया x, तो हम कहेंगे कि भाई x ही हमारा डिज़ायर्ड आइटम है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, और उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। एल्स इफ x इज़ ग्रेटर देन मिड एलिमेंट, अगर x जो है वो मिड से ग्रेटर देन है, तो हम केवल राइट साइड वाले पोर्शन को, राइट साइड वाली सब एरे में उसको सर्च करेंगे, और अगर जो एलिमेंट है वो मिड से छोटा है, स्मॉल है, तो हमारी जो सर्च है वो केवल लेफ्ट साइड में ही कंटिन्यू होगी। ठीक है, क्यों होगी वो सारा कुछ अभी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपको स्क्रीन पे बॉटम पे दिख रहा है 12, 10, 24, 21, अगर मैं कहूँ कि इसमें आप कोई एरे सर्च कीजिए, सॉरी कोई आइटम सर्च कीजिए बाइनरी सर्च के थ्रू, तो आप कहोगे कि सर इसमें हम सर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका आंसर ये होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सॉर्टेड एरे। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 आ रहा है, फिर 10 आ गया, फिर लास्ट में थर्ड लास्ट में 8 भी आ रहा है, तो ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च किस पे वर्क करती है? ओनली सॉर्टेड लिस्ट पे ही वर्क करती है। नाउ सी, now consider this is a list and this list contains some data in a ascending order। ascending order में है, आप देख सकते हो 10, 12, 14, 21 सारा का सारा ascending order में। इट मीन्स कि इस पे सर्चिंग बाइनरी सर्च की टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो इसमें जो कुछ बेसिक्स हैं वो समझ लीजिए पहले। इसमें इंडेक्स होती है, ये रही आपकी इंडेक्स 0 से लेके 9 तक की। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो गई। और ये जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं जहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है, यानी कि 0th इंडेक्स जो है उसको हम बिगिनिंग बोलते हैं। इसको हम एक आइटम ले लेंगे, कोड BEG से डिनोट करेंगे। लास्ट में जो आप देख रहे हो जहाँ पे इंडेक्स 9 है, उसे हम लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट हुआ। ये बिगिनिंग और लास्ट को हम हाई एंड लो भी बोल सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग कोड्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? नाउ सी के मिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। इस रूल के थ्रू हम मिड को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बिगिनिंग क्या है? 0 है, तो हमने 0 लिखा। लास्ट क्या है? 9 है, तो हमने 9 लिखा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 आएगा। तो इसमें जो होल नंबर है दैट इज़ 4 को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो 4 क्या हो गया हमारी इस गिवन लिस्ट में? ये जो इंडेक्स 4 है ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जब हमने मिड पॉइंट सर्च कर लिया तो हम क्या करेंगे? तो रूल के अकॉर्डिंग वी विल कंपेयर द आइटम x विद मिड एलिमेंट। तो आइटम x को हम मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर हमारा आइटम x इज इक्विवेलेंट टू मिड, देन वी विल रिटर्न दैट मिड इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट वी आर सर्चिंग। तो वो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, यूज़र को बता सकते हैं। अगर मिड
हमारा वो एलिमेंट नहीं है जिसको हम सर्च करें, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देन कंसीडर द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा, वी हैव रिटन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, और देखो इसमें हमने ये इंडेक्स भी मेंशन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेकंड स्टेप है इसमें ध्यान से देखोगे, सेकंड स्टेप में हमने मिड वाले एलिमेंट को उसकी प्लेस पे रखा, मिड वाले एलिमेंट से लेफ्ट साइड की जो टर्म्स थी उनको हमने अलग ब्रेक कर दिया, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ, और मिड वाली टर्म से राइट हैंड में जो सब एरे है उसको हमने अलग सेपरेट कर दिया, उसको हमने बोला सेकंड हाफ। अब जो हमारा ऊपर जो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं उसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब सिंस 23 यानी कि इंडेक्स 4 पे जो मिड एलिमेंट था 23, तो 23 तो हमारा रिक्वायर्ड आइटम था नहीं। अब रिक्वायर्ड आइटम अगर ये नहीं था तो वो दो कैटेगरी में जा सकता है, या तो इस 23 से लेस देन हो, अगर लेस देन 23 होगा तो फर्स्ट हाफ में कंसीडर किया जाएगा, अगर ग्रेटर देन 23 होगा तो फिर वो सेकंड हाफ में फाइंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है और इस सॉर्टेड एरे में 23 से ग्रेटर एलिमेंट्स आर पुट ऑन राइट साइड और जो स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब एक और आप जो इम्पॉर्टेंट टर्म है या फिर लॉजिक है वो कंसीडर कर लीजिए, आगे काम आएगा। देखिए जब हमने मिड वाले एलिमेंट को कंपेयर किया और उसके बाद इस कंप्लीट एरे को स्टेप नंबर 2 के लिए हमने सेपरेट कर लिया, फर्स्ट हाफ अलग हो गया, सेकंड हाफ अलग हो गया और मिड अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो फर्स्ट हाफ है, अगर हम फर्स्ट हाफ में सर्चिंग की टेक्निक दोबारा से अप्लाई करेंगे, भाई अब ये रिकर्जन प्रोसेस है, अब या तो लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट सब एरे में हमें बार बार यही रिपीट करना होगा या फिर राइट सब एरे में हमें बार बार यही रिपीट करना होगा। ठीक है, तो इंडेक्सेस पे ज़रा हम बात करना चाहते हैं कि अगर हमारा लेफ़्ट साइड में हमें सर्चिंग कंटिन्यू करनी है तो फंक्शन में हम क्या पास करेंगे। तो देखो इंडेक्स तो 0 हो जाएगी, ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि लेफ़्ट साइड में इंडेक्स स्टार्टिंग एलिमेंट तो 0 होता ही होता है। ठीक है, राइट साइड में फर्स्ट हाफ में ही जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, तो उसका इंडेक्स क्या होगा ये हम पता कर सकते हैं कि हमारे मिड का इंडेक्स क्या था। तो यहाँ पे हमारे मिड का इंडेक्स था 4, तो 4 - 1 अगर हम कर देंगे, ठीक है, यानी कि अगर हमने मिड -1 कर दिया तो हम फर्स्ट सब एरे के लास्ट वाली इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। इस पॉइंट को होल्ड रखना अभी प्रोग्राम में काम आएगा। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में जो सब एरे है उस सब एरे में अगर हमें उसका 0th एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें मिड वाले एलिमेंट की इंडेक्स में यानी कि मिड में ही खुद मिड में ही +1 करना होगा। तो जब +1 कर देंगे तो उस वाली एरे सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो कि आपको बाद में परेशान कर सकती है, यहाँ पे बॉटम वाली लाइन में जो हमने इंडेक्स मेंशन कर रखी है 0 1 2 3, उसके बाद 0 1 2 3 से राइट साइड में हमने स्टार्ट किया है, तो ये केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए है कि एक सब एरे में यहाँ पे ब्रेक हो गया और दूसरी सब एरे में दूसरा ब्रेक हो गया। ठीक है, दूसरी सब एरे में जो इंडेक्स होगी वो स्टार्ट वहीं से होगी, नंबर 5 6 7 8 9 से। ठीक है, और फिर यही लॉजिक भी यूज़ किया जाएगा कि 4 + 1 मिड में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड सब एरे में पहुंचेंगे हम। ठीक है, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। सो दिस इज़ द, अब वापस आ गया है ये कि नाउ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को हम किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन में
इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए मेन प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। तो मेन प्रोग्राम, इस बार हम मेन से स्टार्ट करेंगे। तो मेन प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल ले रखा है जिसका हमने नेम दिया ARY यानी कि एरे, और उसमें हमने कुछ एक लिस्ट पास कर दी है। देखो भाई लिस्ट है ना, ये 12, 15, 21, 25, 28, 32 ओके। और ये जो लिस्ट है ये एक सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में है। अब सिंस सॉर्टेड फॉर्म में है तो इस पर हम वर्क कर सकते हैं, बाइनरी सर्च इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कोड क्या कहता है? सेकंड कोड कहता है एंटर सर्च आइटम। जो भी आइटम सर्च करना है इसमें से, सपोज कीजिए हमें 25 सर्च करना है, तो आप यहाँ पे 25 एंटर कर देंगे, और जब एंटर कर देंगे तो वह इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होके आइटम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या करती है? नेक्स्ट लाइन कहती है कि रिजल्ट, RES रिजल्ट इज इक्वल टू बाइनरी सर्च बिन सर्च। एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में कई सारे पैरामीटर्स जो हैं हमने पास कर रखे हैं। फर्स्ट जो पास किया है वो तो एरे पास किया है, ठीक है, वो कंप्लीट एरे जिसमें हमें सर्चिंग करनी है। सेकंड क्या है? पैरामीटर आइटम है। आइटम क्या करेगा? आइटम ये वो वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है। उसके बाद ज़ीरो, ज़ीरो क्यों पास किया है, और LEN ऑफ एरे -1 ये क्यों पास किया है, ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, तभी बेटर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? तो यहाँ से तो हो जाएगा फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल होने के बाद ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी आके। उसके बाद इफ़ रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिजल्ट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन और इक्वल आती है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे कि फाउंड एट इंडेक्स दिस, आइटम हमारा फाउंड किया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ही क्यों मेंशन किया गया? वो इसलिए क्योंकि बाइनरी सर्च वाला फंक्शन हमें एक इंडेक्स पास करेगा, ठीक है। और कोई भी इंडेक्स अगर वो 0 से बड़ी है तब तो वो एक वैलिड इंडेक्स होगी, ठीक है। अगर 0 से छोटी है कोई इंडेक्स तो वो वैलिड इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। तो अगर 0 से बड़ी इंडेक्स कोई रिटर्न करके आएगी तब तो हमारी जो एरे है उसकी इंडेक्स से वो मैच करेगी, क्योंकि एरे की इंडेक्स में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे के सारे। तब तो आइटम हमारा उस एरे में होगा और हम प्रिंट करेंगे आइटम फाउंड एट इंडेक्स दिस, ठीक है। अब अगर एल्स वाली कंडीशन आ जाती है, एल्स वाली कंडीशन में क्या हुआ? भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर नंबर नेगेटिव हुआ, अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो सॉरी आइटम नॉट फाउंड। तो ये तो हमारी है वर्किंग। अब जो हमारा रियल गेम स्टार्ट होता है, दैट गेम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, द लाइन विच कलर इज गोइंग टू बी चेंज, जो कि अब ब्लू हो गया है, ठीक है। इसमें अब क्या होगा? अब इस जैसे ही हमारा ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी तब ये फंक्शन को कॉल करेगी। तो ये लीजिए भाई फंक्शन कॉल होने लगा। अब देखो जहाँ पे 0 लिखा हुआ था पैरामीटर में, वहाँ पे क्या आ गया? लो, यानी कि बिगिनिंग वाला एलिमेंट, यानी कि बिगिनिंग वाली इंडेक्स, यानी कि 0, ठीक है। तो ये 0 पास हो गया। हाई क्या है? ये एंड वाली इंडेक्स है बिल्कुल, यानी कि एरे के लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स है ये। अब उस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया? यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे -1 कर दिया, ठीक है। यानी कि एरे की जो भी लेंथ होगी उसको पहले कैलकुलेट किया है लेंथ वाले फंक्शन से और उसमें -1 कर दिया है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। तो फिर हमारा जो लास्ट इंडेक्स है यानी कि हाई वेरिएबल वो रीच करेगा। ओके, नाउ अब ये फर्स्ट केस देखिए इसका, इफ़ लो इज़ ग्रेटर देन हाई, अगर लो वाले वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है हाई से तब क्या होगा? रिटर्न कर देगा -999, और जब -999 रिटर्न करेगा, आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो, माइनस की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर की जो इंडेक्स हम रिटर्न कर रहे हैं वो माइनस में, और जब माइनस में है तो फिर ये प्रोग्राम यहीं पे
स्टॉप हो जाएगा। यहीं पे स्टॉप हो जाने के बाद हमारा जो मेन प्रोग्राम में जो इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट है उसमें ये एल्स वाले स्टेटमेंट में जाएगा, क्योंकि इफ़ वाला जो आर ई एस रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स वाले में जाएगा इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन और वहाँ से प्रिंट हो जाएगा सॉरी आइटम नॉट फाउंड। तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं क्या है। अब सेकंड हम बात करते हैं मिड। अब मिड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मिड इज इक्वल टू इंटीजर टाइप में हम ले रहे हैं लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। इंट क्यों लगाया, इंट इसलिए लगाया क्योंकि अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आती भी है तो उसका जो इंटीजर पोर्शन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारा मिड हो जाएगा। तो दिस कोड सिंपली सेज टू कैलकुलेट द मिड। ओके, नाउ सी इफ की इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड रिटर्न मिड। ये वही वाली बात हो गई, दिस इज द लॉजिक। की एक जो वेरिएबल है, की क्या है हमारा यहाँ पे, यानी कि की हमारा आइटम है। जो आइटम हमें सर्च करना है वो हम कंपेयर कर रहे हैं मिड वाले एलिमेंट से कि इफ की इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड देन रिटर्न मिड, तो रिटर्न को मिड कर दिया जाएगा, सॉरी तो मिड को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जब मिड को रिटर्न कर दिया जाएगा तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये जो मिड है जो रिटर्न होगा वो आर ई एस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जाके मेन प्रोग्राम में, जहाँ पे ब्लू कलर से टेक्स्ट कोड लिखा हुआ है। और फिर वहाँ पे इफ़ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि मिड एक पॉजिटिव नंबर होगा और प्रिंट हो जाएगा आइटम फाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट कोड में क्या कहते हैं, एलिफ की इज लेस देन एरे ऑफ मिड। अब ये वो लॉजिक आ गया जो प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। एलिफ की इज लेस देन एरे ऑफ मिड, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो यहाँ पे अब हम मिड के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उस सब एरे को अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिया। ठीक है, रिटर्न बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ओके। एल्स अगर ये जो की है वो लेस देन एरे ऑफ मिड है तब तो लेफ्ट वाले पोर्शन में कंटिन्यू होगा एग्जीक्यूशन। अदरवाइज एल्स वाला जो पोर्शन है इसमें जो लिखा हुआ है लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो ये हमने इंडेक्स सेट कर दिया राइट साइड वाली सब एरे के लिए। ठीक है, और उसमें बाइनरी सर्च वाला जो फंक्शन है उसको हमने कॉल कर लिया। तो अब ये जो एग्जीक्यूशन है वो या तो लेफ्ट सब एरे में वर्क करेगा या फिर राइट वाली सब एरे में वर्क करेगा, और दोबारा से रिकर्सिवली बिन सर्च वाले फंक्शन को कॉल करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो वैल्यू मेन में हमारे रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, सो इन दिस वे दिस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वर्क्स बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड था, अब इसमें देखो दो बेस केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट तो इफ़ में जहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं -999, और दूसरा जो इफ़ की इज़ इक्वल टू एरे ऑफ मिड, वहाँ पे हम जो रिटर्न करवा रहे हैं मिड, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन अगर रीच कर जाती हैं तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो देयर आर 2 रिकर्सिव केस। ठीक है, एक रिकर्सिव केस जो ऊपर वाला है वो लेफ्ट सब एरे के लिए है। ठीक है, और दूसरा जो है वो राइट सब एरे के लिए है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाइनरी सर्च भी आपका कंप्लीट हो गया, और वन मोर थिंग कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ और थोड़ा सा टेक्स्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो कुछ स्कैन पेजेस हैं
वो पेजेस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बाइनरी सर्च उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट स्लाइड है, इस स्लाइड को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।